खान साहब के पास अनेकों बार। तो ऐसे वो सम्राट थे, शिक्षण सम्राट थे, और शिक्षण सम्राट के मन में उतना प्रेम भी था। वो भी चाहते थे कि एक नौजवान मेरे पास आया है, मैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाऊं। उन्होंने जिंदगी भर नॉलेज बांटी है, उन्होंने तालीम दी है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया है। आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं है। आप तो मात्र शिवाजी नगर और ये मानपुर और गोंडी की बात करते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के अंदर एक अक़लियत का चेहरा है। तो वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। नौजवानों की आवाज़ हिंदुस्तान के नतीजा। मोहतरम गायकवाड़ साहब, अली सामा साहब जो साबिक वजीर हैं महाराष्ट्र की सरकार के, मोहतरम बख्शी साहब जो हमारे वालिद साहब के साथ एमएलए रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, जिया भाई हमारे सरपरस्त और बड़े भाई, बब्बू भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर, अब्दुल्ला मामू हमारे मामू हैं जौनपुर से चल के तशरीफ लाए हैं। अनीस कुरैशी साहब आपकी तकरीर और शेर नहीं हो पाए, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। भाईजान आपसे भी माजरत की आपकी गुफ्तगू यहाँ नहीं हो पाई। भिवंडी से शोएब भाई आए थे, शायद चले गए, हमारे माइनॉरिटी के कई सारे लोग हैं। इकबाल साहब जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ और बहनों, मीडिया के मित्र कहना बड़ा डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, मैं तो शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ आपकी मोहब्बतों का। वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, तुम्हीं पर जान दे देंगे कभी तुम आजमा। मैं इस बात को इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब का इस इलाके के साथ एक जज्बाती रिश्ता था, और उस रिश्ते को कंटिन्यू रखना और उसको आगे चलाना ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे घर के लोगों की और हम सब की जिम्मेदारी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का कि आप लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया, और बुनियादी तौर पर ये जलसा वालिद साहब की याद में हो रहा था, लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अहमद पटेल साहब जैसी अजीम शख्सियत, उनको भी कोरोना हो गया, और कोरोना से वो तकरीबन निकल गए थे, लेकिन आजकल एक और सिलसिला है, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को उसका ख्याल भी रखना चाहिए कि कोविड के बाद एक पोस्ट कोविड फैक्टर आता है, और वो अलग अलग ऑर्गन पे असर करता है। अहमद भाई के साथ भी यही कि कोविड हुआ और कोविड से वो निकल गए और फिर पोस्ट कोविड हो गया, और जिंदगी और मौत से वो जूझते रहे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दुआएं होती रही, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे बीच में नहीं है। और ये तकरीबन 3 दिन पहले की बात है जब अहमद भाई हमारे बीच में नहीं थे। तरुण गोगोई साहब को भी सेम प्रॉब्लम थी, उनको भी कोविड हुआ। उनका बेटा गौरव गोगोई तीसरी बार एमपी है, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी का डिप्टी लीडर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो आसाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। गौरव गोगोई हमारे दोस्त हैं, और तरुण गोगोई जी से भी मेरी बीच में बातचीत होती रहती है। उनको कोविड हो गया, और कोविड के बाद उनको कोविड ठीक होकर पोस्ट कोविड हो गया, पूरा ऑर्गन फेल हो गया, वो भी इसी वजह से चले गए। तो मेरे वालिद साहब, मोहतरम अहमद पटेल साहब, और अहमद भाई के बाद गोगोई साहब, ये तीनों लोग कोविड के शिकार हो गए, और कहते हैं कि इस तरह की जो भी मौत होती है वो एक तरह से शहादत की मौत होती है। एक बात मैं और अर्ज करूं, अहमद भाई के ताल्लुक से, चूंकि वालिद साहब के ताल्लुक से तो बहुत बात हुई है, अहमद भाई के ताल्लुक से जरूर बात करना चाहूंगा कि आम तौर से ये समझा जाता है कि नेता जो है वो बड़ा चाकू है, बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है, इसको काट दिया उसको काट दिया। अहमद पटेल साहब की शराफत का, उनकी ईमानदारी का, और सबसे बढ़कर कि इतना परहेजगार इंसान मैंने शायद अपनी जिंदगी में चंद लोगों को देखा है। 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, सारी रात बैठते थे, वो सुबह 5 बजे सोते थे, उनका अपॉइंटमेंट ही शुरू होता था रात में 10 बजे के बाद। और अनीस भाई गवाह है, और आदरणीय अध्यक्ष जी गवाह है कि रात में अहमद भाई से अगर इत्मीनान से बात करनी हो तो रात में हम लोग 2 बजे, 3 बजे, कभी कभी 4 बजे ऐसे अहमद भाई से बात होती है। लगातार तिलावत करते रहते हैं, कुरान की आयत पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में बात करते रहते हैं। और एक बात और मैं जिम्मेदारी से कह दूं कि आमतौर से किसी भी सियासी जमात का कोई भी नेता हो,
वो भागता किसके पीछे है? वो भागता है मीडिया के पीछे। अखबार में छप जाए, सोशल मीडिया में छप जाए, टेलीविजन में आ जाए। अहमद भाई हमेशा खबरों से भागते थे। और एक बात और अर्ज करूं, अहमद पटेल ने जिसको सोनिया जी से कह दिया कि आदमी रियासत का वजीर आला होना चाहिए, वो लोग रियासत के वजीर आला होना चाहिए। जिसको कह दिया अहमद पटेल ने ये एमपी लड़ेगा, ये एमएलए लड़ेगा, ये राज्यसभा बनेगा, ये मंत्री बनेगा, जो अहमद भाई ने फैसला किया वो सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने तस्लीम किया। और हम इस बात को भी कहते हैं कि अगर अहमद भाई के यहाँ उनका कोई दुश्मन भी गया होगा तो अहमद भाई ने उसको दिल खोलकर मदद की होगी। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा कोई शख्स मिलता नहीं है। तरुण गोगोई जी के सिलसिले में बात अर्ज करूं, हम लोगों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और एक राहुल गांधी ने 2007, 8, 9 में नई लीडरशिप को इकट्ठा करने के लिए एक टैलेंट सर्च का प्रोग्राम बनाया। उसमें सारे बड़े बड़े नेता थे, इत्तेफाक से मैं भी मेंबर था। तो मैं राहुल जी से मिलने के लिए उनके घर 12 तुगलक लेन में गया। दिग्विजय सिंह जी बैठे थे। तो हमने दिग्विजय सिंह जी से पूछा, जो मध्य प्रदेश के वजीर आला थे, कि आप सियासत में कैसे हैं? तो सर ने जैसे अभी कहा कि 1985 में तरुण गोगोई जी यहाँ आए थे और हमारे पिताजी को और आपको और बख्शी साहब को और दूसरे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राजीव जी ने तरुण गोगोई से कहा कि आप मध्य प्रदेश में एक अच्छा नौजवान तलाश करिए। और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लाकर राजीव जी से मिलवाया और दिग्विजय सिंह जी पीसीसी के प्रेसिडेंट बने और बाद में रियासत के वजीर आला बने। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोगोई साहब ने ईमानदारी के साथ नई लीडरशिप को खड़ा करने का काम किया। और जब तक वो आसाम में रहे कभी बीजेपी को और जनसंघ को उन्होंने जंग लेने नहीं दिया, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। वाले साहब के ताल्लुक से बात हुई और तमाम लोगों ने कहा, मैं एक बात और अर्ज कर दूं वाले साहब के ताल्लुक से। मुंबई शहर में आके जो मैं कोलाबा में या आपके इलाके में बात करना बहुत आसान है, लेकिन गांव की फीलिंग को महसूस करना और वहां से मुंबई का सफर क्या होता है, मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा जो गांव है पाराकमाल, जिसका जिक्र वीडियो में आया, वो गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर है। वो गांव तहसील हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर है और वो गांव ब्लॉक हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर। और हमें याद है कि हम स्कूल में जाते थे तो हमारे गांव में सड़क नहीं थी, तो हमें कमर तक अक्सर बरसात होता था, पानी भर जाता था, तो साइकिल कंधे पर लाद कर हम लोग जाते थे, चूंकि सड़क नहीं। तो गांव का स्कूल हो, गांव की सड़क हो, गांव का टेलीफोन हो, गांव का पोस्ट ऑफिस हो, उस पूरे इलाके के, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, घोसी हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, पूरा खित्ता जो भी उस दौर में आया होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, हमारे वालिद साहब ने कोशिश ये की कि उनकी मदद हो, उनका एडमिशन कराया। और कई सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अपनी जेब से फीस देने का काम और उन बच्चों की तरबियत देने का काम किया। दादा कहते थे, और मैं समझता हूँ कि ये नए लोगों के लिए इंस्पिरेशन की बात भी हो सकती है कि कार नहीं होती थी, बड़े बड़े लोगों के पास कार नहीं। अब 1960 में आए थे तो जो घोड़ा गाड़ी होती है, गांव से बैठकर खेदासराय स्टेशन, वहां से पतली जो पटरी की होती है, छोटी लाइन बोलते थे, उसे मुगल सराय से जनरल ट्रेन में, जनरल में बैठकर कंपार्टमेंट में, रिजर्वेशन नहीं। मुंबई आना, मुंबई में आके मजदूरी तो चलो ठीक है, तालीम हासिल करना, इसलिए कि तालीम से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। आपसे भी गुजारिश है, आधी रोटी खा लीजिए, आधे कपड़े पहन लीजिए, 2 जोड़ा कपड़ा हो तो 1 जोड़ा कर लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जिसको चाहिए वोट दीजिए, मगर अपने बच्चों को पहले पढ़ाएंगे। अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद हिंदुस्तान को ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। हमारे साहब ने तालीम हासिल की, बड़ी जद्दोजहद। हमारा एसबीएम क्लीनर्स, एक ड्राई क्लीनर की दुकान थी वहां पे, दादा मरहूम की, और दादा भी कांग्रेसी और बड़े वक्ता और शायर और अदीब, जबरदस्त मुकर्रिर माशाअल्लाह। हमारे नाना मरहूम अब्दुल्ला मामू बैठे, नाना मरहूम हमारे बहुत जबरदस्त आदमी, सोशल आदमी। तो अब्बू यहाँ पर मेहनत करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झंडे तले अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नजरिया
गांधी का, नेहरू का, मौलाना आजाद का इस मुल्क की हिंदू मुस्लिम एकता का नजरिया है। दूसरा नजरिया इस मुल्क में कोई कामयाब होने वाला नहीं है, जिसके झंडा बरदार हमारे वालिद साहब थे, अहमद पटेल साहब थे, तरुण गोगोई साहब थे। और हम समझते हैं कि आप सब है जो इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है संघीय राष्ट्रवाद से, उस राष्ट्रवाद तथाकथित राष्ट्रवाद से, इस देश के कमजोरों को और कमजोर करने का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है, इसके खिलाफ मुल्क के अंदर जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इन लोगों ने भी लड़ी है और हम सब इंशाअल्लाह मिलकर लड़ने का काम करेंगे। ये इलाका बहुत मशहूर है, इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर कंपोजिट कल्चर, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े गरीब अमीर सब मिलकर रहते हैं। वसीम ने ठीक कहा, और हम तो जौनपुर में है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं और इंशाअल्लाह उठा रहेंगे राहुल गांधी के साथ। आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस इलाके में पूरी ताकत और शिद्दत से गांधीवादी उसूलों को मजबूत करने की जरूरत है और उसको अगर इस इलाके से उठाएंगे और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं जिनकी क़यादत पे और राहुल गांधी की क़यादत पे हम लोग मजबूती के साथ उस विचार से लड़ने का काम कर रहे हैं, इस इलाके में भी मैं भी और वसीम भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। चुनाव आते जाते रहे, हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक इस संघीय राष्ट्रवाद के खिलाफ, इस तथाकथित राष्ट्रवाद के खिलाफ, इस मुल्क के मूल विचार के खिलाफ जो लड़ाई है, यहाँ भी हम शिद्दत से लड़ेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, मैं तो विधायक हो गया, आगे भी विधायक सांसद मंत्री हो जाऊंगा। अहमद भाई को मंत्री बनाने के लिए कई बार कहा गया मंत्री बन जाओ, अहमद पटेल ने कहा मंत्री नहीं बनना, संगठन में काम करना है। मेरा भी यही विचार है कि अगर सरकार और सत्ता आए तो हम सरकार को लात मार देंगे, हम संगठन का और कांग्रेस का झंडा आगे लेकर चलने का काम करेंगे। इस इलाके में भी कांग्रेस का तिरंगा झंडा और कांग्रेस का विचार मजबूती के साथ खड़ा करना है। जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपके बीच में हाजिर होता रहूंगा। अध्यक्ष जी का आदेश होगा, पप्पू भाई का आदेश होगा, जिया भाई का हुक्म होगा, बख्शी साहब हमारे सरपरस्त हैं उनका हुक्म होगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधीवादी विचार के लिए आपके बीच में आते रहेंगे। वसीम हमारे छोटे भाई हैं, अब्बू ने जो तमाम इंस्टीट्यूशन और तालीमी काम किए हैं उसको जिम्मेदारी के साथ, वसीम आ जाओ, जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये भी इस इलाके में खिदमत करने का काम, और सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि और दूसरे इलाकों में भी पूरे ज़िले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधीवादी विचार, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने 1977 में भी कांग्रेस को शिकस्त नहीं होने दी थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में महाराष्ट्र पूरे मुल्क को पैगाम देगा और मोदी और अमित शाह के इस मूल विचार के खिलाफ और गांधीवादी उसूलों के साथ महाराष्ट्र खड़ा होगा। और हम लोग इस लड़ाई को, जो अहमद भाई ने आखिरी वक्त तक लड़ी, जो तरुण गोगोई ने आखिरी वक्त तक लड़ी, जो प्रोफेसर जावेद खान ने आखिरी वक्त तक लड़ी, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब साथी तैयार हैं तो हाथ उठा दे इस लड़ाई के लिए, इस संदेश के लिए जोरदार ताली के साथ अपने भी फैज़ अहमद फैज़ एक बड़े मशहूर नज़्म है, मशहूर शायर हैं और फैज़ अहमद फैज़ की बड़ी मशहूर नज़्म है, उसके हवाले से बात को खत्म करता हूँ। गुरुजी हमारे गांव से आए हैं, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चुनाव में भी विधानसभा में बहुत काम किए थे। गुरु गोविंद उपाध्याय जी जौनपुर से चल के आए हैं ट्रेन पकड़ के, बहुत धन्यवाद। फैज़ का शेर है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीरे सर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीरे सर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दिनों दिन की खड़ी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।